हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि हमने पहला चैप्टर कंप्लीट किया था जियोग्राफी का, आज हमारा दूसरा चैप्टर है जियोग्राफी का। और आज हम देखेंगे कि दूसरे चैप्टर में एनसीईआरटी क्लास 6 के जियोग्राफी में किन किन चीज़ों के बारे में बताया गया। बेसिकली आज जो हमारा टॉपिक है ना, वो इसी के इर्द गिर्द घूमेगा, ग्लोब के। तो ग्लोब के इर्द गिर्द आज का हमारा टॉपिक घूमेगा, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है उसको हमने देख लिया है और उन सारे टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे। पहला वीडियो जियोग्राफी का आपका रिस्पांस अच्छा आया है, तो इसमें भी ऐसे जो भी कमियां होंगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा चैप्टर है ग्लोब, अक्षांश और देशांतर। ग्लोब क्या होता है? ग्लोब एक ऐसी काल्पनिक जो है वस्तु होती है, काल्पनिक तो नहीं कर सकते, वास्तविक कह सकते हैं, जिसपे काल्पनिक रेखाएं अंकित होती हैं, विभिन्न विभिन्न देशांतर अक्षांतर रेखाएं। इसे क्या कहते हैं? हम ग्लोब कहते हैं। और इसे क्या कहते हैं? ग्लोब का अक्ष, जिस पर जो है ग्लोब टिका रहता है, उसे ग्लोब का क्या कहते हैं? अक्ष कहते हैं। ठीक। अब दूसरी हेडिंग आती है आपका पृथ्वी का आकार। तो पृथ्वी जो है हमारी गोलाकार नहीं है। पृथ्वी क्या है? गोलाकार नहीं है। पृथ्वी हमारी जो है इलिप्टाकार है। किसे है? दीर्घ वृत्ताकार है, जो कि ध्रुवों पर चपटी हुई है और बीच में उठी हुई है। ये हो गया आपका पृथ्वी का आकार। ठीक। कल हमने आपको बताया था पृथ्वी को कौन सा प्लैनेट कहते हैं? ब्लू प्लैनेट कहते हैं। ऐसे धीरे धीरे रिलेट करके पढ़ेंगे तो रिलेट करके पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका होता है। अगर आप कोई चीज़ को रिलेट करके पढ़ रहे हैं तो समझ लीजिए वो आपको तैयार होते चल रहा है। तो पृथ्वी का आकार हमने देख लिया कैसा है, दीर्घ वृत्ताकार है, जो कि ध्रुवों पर चपटी हुई और बीच में उठी हुई है। पृथ्वी आया तो पृथ्वी से हम रिलेट कर लें, पृथ्वी की जुड़वा बहन किसको कहते हैं? शुक्र को कहते हैं। किसे कहते हैं? शुक्र को कहते हैं। और इसे अद्भुत ग्रह भी कहा जाता है। इसे अद्भुत ग्रह भी कहा जाता है। किसे? पृथ्वी को। क्लियर? अब उसके बाद होती है अक्षांश रेखाएं। तो ऐसी काल्पनिक रेखाएं जो ग्लोब पर पश्चिम से पूर्व की ओर होती है, उन्हें कौन सी रेखाएं कहते हैं? अक्षांश रेखाएं कहते हैं। उसके बाद आता है महत्वपूर्ण अक्षांश। अब कुछ ऐसे भी अक्षांश होते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण माने गए हैं, जिसमें कौन कौन से हैं? विषुवत वृत्त 0 डिग्री, उत्तर ध्रुव 90 डिग्री और दक्षिण ध्रुव 90 डिग्री साउथ। इसके अलावा भी जो होते हैं 4 अन्य महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं होते हैं। एक होता है उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा, जो 23.5 डिग्री नॉर्थ साइड में है। दूसरा होता है दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा, जो 23.5 डिग्री साउथ साइड में होता है। तीसरा होता है विषुवत वृत्त के 66.5 डिग्री नॉर्थ में उत्तर ध्रुव। और चौथा होता है विषुवत वृत्त के 66.5 डिग्री साउथ में दक्षिण ध्रुव। ये कुछ महत्वपूर्ण जो है अक्षांश रेखाएं होंगे जिनके बारे में हम लोग पढ़े। इसके बाद आता है आपका अगला ताप कटिबंध। ताप कटिबंध मतलब ताप का कैसे रूपांतरण हो रहा है विभिन्न विभिन्न जगहों पर। तो ताप कटिबंध जो है 3 प्रकार के हैं। कौन कौन? उष्ण ताप कटिबंध, उसके बाद शीतोष्ण कटिबंध, उसके बाद शीत कटिबंध। एक एक करके तीनों के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहला है आपका उष्ण कटिबंध। उष्ण कटिबंध वह क्षेत्र होता है जहां पर गर्मी बहुत ज्यादा होती है। गर्मी क्यों ज्यादा होती है? क्योंकि यहाँ पर कर्क एवं मकर रेखा के बीच में वर्ष में एक बार सूर्य जो होता है उनके बीच में आ जाता है दोपहर में। इसलिए यहाँ पर क्या होता है? तापमान अधिक हो जाता है। और कभी कभी आपसे प्रश्न ये भी पूछ लेता है, हालांकि ये जो टॉपिक हमने यहाँ पर लिखा है सदाबहार वन कंटीली, ये क्लास 10th की जियोग्राफी में आप पढ़ेंगे, लेकिन पढ़ लीजिए यहाँ पर। जैसे उष्ण कटिबंध में अधिक तापमान होता है, यहाँ पर कौन से वन पाए जाते हैं? सदाबहार वन। ठीक। दूसरा होता है आपका शीतोष्ण कटिबंध। यहाँ पर क्या होता है? मध्यम तापमान पाया जाता है। तो मध्यम तापमान पाया जाता है तो यहाँ पर कौन से वन? कटीली झाड़ियों वाले वन मिलते हैं। और यहाँ पे वर्षा बहुत कम होती है, इसलिए यहाँ पर कोई भी वनस्पति नहीं होती। एक बार आपका प्रश्न पूछा था कि निम्नलिखित में से तीनों में से कटिबंधों में से किसमें वनस्पतियां नहीं पाई जाती हैं? तो वनस्पतियां शीतोष्ण कटिबंध में कोई वनस्पति नहीं पाई जाती है। शीत कटिबंध क्या होता है? जहाँ पे ठंड अधिक होती है। और ठंड अधिक होने के कारण यहाँ पे कौन से वृक्ष पाए जाते हैं? शंकुधारी और चौड़ी पत्ती वाले वृक्ष पाए जाते हैं। कहाँ पर? शीत कटिबंध। ये हमारे 3 ताप कटिबंध थे। पहले उष्ण कटिबंध, दूसरा शीतोष्ण और तीसरा शीत। यहाँ पर उष्ण में सबसे अधिक तापमान होगा, शीतोष्ण कटिबंध में मध्यम तापमान होगा और शीत कटिबंध में अत्यधिक ठंड होगी। क्लियर? इसके बाद हम देखते हैं देशांतर क्या होता है। तो देशांतर ग्लोब में वो काल्पनिक रेखाएं जो नॉर्थ से साउथ की तरफ हैं, यानी उत्तर से दक्षिण की तरफ हैं, दक्षिण ध्रुव को मिलाती हैं आपस में, उसे क्या कहते हैं हम? देशांतर रेखाएं। टोटल देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है? 360। अच्छा, देशांतर की हमें आवश्यकता क्यों पड़ती है? देशांतर की आवश्यकता पड़ने के लिए हम आपको एक उदाहरण से समझाना चाहेंगे। जैसे प्रशांत महासागर में एक द्वीप स्थित है जिसका नाम है टोंगा द्वीप।
और हिंद महासागर में एक द्वीप है जिसका नाम मॉरिशस है। और खास बात क्या है कि ये दोनों द्वीप का जो पोजीशन है वो कितना है, 20 डिग्री साउथ। अब एग्जैक्ट इनका कैसे पता लगाया जाए कि कहाँ पे स्टेबल है, तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, देशांतर का प्रयोग करते हैं। तो एग्जाम्पल की मदद से आपको समझने में आसानी हुई होगी कि देशांतर का बेसिकली वर्ड वी कैन यूज विद द हेल्प ऑफ लॉन्गिट्यूड। उसके बाद क्या होता है आपका ग्रीनविच क्या होती है। ग्रीनविच ये एक ऐसी लाइन निर्धारित की गई थी जो कि ब्रिटिश वेधशाला से होकर गुजरती है। यहाँ से गुजरने वाली जो रेखा है उसको प्रमुख यामोत्तर माना गया जो कि 0 डिग्री है, और ये उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर स्थित है। ठीक है ना। ग्रीनविच को ही यहाँ पर गुजरने वाली जो रेखा है उसको प्रमुख यामोत्तर माना गया। कभी प्रश्न में ये भी पूछ लिया गया एग्जाम में, प्रमुख यामोत्तर होती है तो 0 डिग्री क्या कहते हैं, प्रमुख यामोत्तर। उसके बाद अगर हम अगले टॉपिक की बात करें तो अगला टॉपिक होता है हमारा मानक समय। ये ऊपर देखिएगा, मानक समय। मानक समय क्या होता है, मानक समय से तात्पर्य यह है कि कोई एक ऐसा समय का निर्धारण कर दिया जाए जिसके हिसाब से पूरे देश की कार्य प्रणाली या किसी 2 राज्य, 3 राज्य, 4 राज्य, 5 राज्य, 6 राज्य एक व्यवस्थित रूप से चले। जैसे मानक समय अगर हमारे पास ना होता तो मान लीजिए यहाँ पर कहा गया होता कि प्रधानमंत्री आज 11 बजे यहाँ पर आएंगे, तो अगर हमारे पास मानक समय है तो सबको पता होगा कि 11 AM पे ही आएंगे और सबके वॉच में सेम टाइम वही बजेगा। 11 जैसे ही बजेगा वो इकट्ठा हो जाएंगे, प्रधानमंत्री जी आ रहे होंगे। लेकिन अगर मानक समय अलग अलग है तो हमारे यहाँ पता चला 11 बजे आ रहे हैं, किसी और के यहाँ 1 बजे दिखा रहा है, उनके यहाँ 2 बजे दिख रहा है, उनके यहाँ 1:30 बजे दिख रहा है। तो मानक समय का होना अति आवश्यक होता है एक अच्छे प्रकार से सुव्यवस्थित किसी कार्य को करने या किसी देश को चलाने के लिए। तो भारत का जो मानक समय है ये क्यों माना गया है 82 डिग्री पर क्यों माना गया, क्योंकि भारत का अभी आपको एक उदाहरण से अगर हम समझाएं तो गुजरात में एक स्थान है जिसका नाम है द्वारका और असम में एक स्थान है जिसका नाम है डिब्रूगढ़। यहाँ दोनों के बीच में 1 घंटे 45 मिनट का अंतर पाया जाता है। तो इन्हीं अंतरों को दूर करने के लिए कैसे क्या हर चीज, इसके लिए क्या बनाया गया, मानक समय बनाया गया। और ये जो मानक समय है कितने अक्षांश पे है, 82.5 डिग्री पर है। कभी कभी आपसे प्रश्न ये पूछ लेता है कि बताइए कि मानक जो समय है वो किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, तो उसका आप बताएंगे छत्तीसगढ़, गुजरात, मध्य प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। कभी कभी आपसे ये भी पूछ लेता है कर्क रेखा भारत में किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, तो उसका ट्रिक होगा मित्र पर गमछा झार। क्या होगा, मित्र पर गमछा झार। उसका ट्रिक होगा मित्र पर गमछा झार। मी से हो गया मिजोरम, पा से हो गया पश्चिम बंगाल, रा से हो गया राजस्थान, गा से हो गया गुजरात, मा से हो गया मध्य प्रदेश, छा से हो गया छत्तीसगढ़ और झार से हो गया झारखंड। 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 राज्यों से होकर गुजरती है। इसके बाद अगला टॉपिक है हमारा ग्लोब। क्या होता है ग्लोब के बारे में अभी हमने आपको बताया कि ग्लोब जो होता है एक वस्तु होती है जिस पर हम विभिन्न प्रकार के सांसारिक एवं काल्पनिक रेखाओं के बारे में पढ़ते हैं। ये हमारा क्या है, ग्लोब। इसके बाद होता है गोरे, बहुत इंपॉर्टेंट है। किन्हीं 2 देशांतरों के बीच की मापी गई दूरी को क्या कहते हैं, गोरे। क्या कहते हैं इसको, गोरे कहते हैं। तो ये हमारा जो है जो प्रमुख टॉपिक था इस चैप्टर का वो हमने डिस्कस किया। अब आपको हम थोड़ा एक लॉजिकल क्वेश्चन बताते हैं कि लॉजिकल क्वेश्चन कैसे किया जाता है। जैसे अगर हम ग्रीनविच से 15 डिग्री पूर्व में चलेंगे तो पूर्व में जो भी राज्य होंगे या जो भी व्यवस्थित होंगे वहां पर उनके 1 घंटे का समय में बढ़ापा हो जाएगा, जबकि अगर हम पश्चिम में चलेंगे तो 1 घंटे कम हो जाएंगे। ऐसा क्यों होता है समझिए। 24 घंटे में कितना 360, 1 घंटे में 15 डिग्री यानी 4 मिनट में कितना 1 डिग्री, 4 मिनट में 1 डिग्री तो 15 मिनट में 1 घंटा। और 15 मिनट में अगर जैसे 15 डिग्री अगर हम पूर्व में जाएंगे तो 1 घंटे का इजाफा हो जाएगा, अगर हम 15 डिग्री पश्चिम में जाएंगे तो 1 घंटे की कमी हो जाएगी। ये समयों को निर्धारित करने का एक तरीका होता है। तो ये प्रमुख टॉपिक थे ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर से। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलते हैं अब क्वेश्चन आंसर की तरफ, देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं। एक एक करके सारे क्वेश्चन डिस्कस कर देंगे। अब जैसे देखते हैं ये बुक है आपकी
पहला क्वेश्चन दिया गया पृथ्वी का सही आकार क्या है। तो पृथ्वी का सही आकार क्या होता है? पृथ्वी जो है ध्रुवों पर चपटी हुई है तथा बीच में उभरी हुई है। दीर्घवृत्ताकार आकार में पृथ्वी है, इलिप्टिकल। ग्लोब क्या होता है? अभी हमने आपको बताया ग्लोब क्या होता है, जिस पर काल्पनिक रेखाएं अक्षांश एवं देशांतर व्यवस्थित होती हैं तथा जो संसार के विभिन्न प्रकार के मानचित्रों के माध्यम से हमें हर चीज देखने को प्रदान करता है। कर्क रेखा का अक्षांशीय मान क्या होता है? हमने अभी आपको बताया था कर्क रेखा का अक्षांशीय मान कितना होता है? 23 डिग्री 26 अंश और 22 सेकेंड नॉर्थ साइड। उसके बाद है पृथ्वी के 3 ताप कटिबंध कौन से होते हैं? तो पृथ्वी के 3 ताप कटिबंध हो गए उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध। अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं क्या होती है? अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं? ऐसी काल्पनिक रेखाएं जो पश्चिम से पूर्व की तरफ हो उन्हें अक्षांश रेखा कहते हैं। ऐसी काल्पनिक रेखाएं जो नॉर्थ से साउथ यानी उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव को मिलाती हैं उन्हें कौन सा रेखाएं कहते हैं? देशांतर रेखाएं। उष्मा की सबसे अधिक मात्रा उष्ण कटिबंध से क्यों प्राप्त करते हैं? तो उष्मा की सबसे अधिक मात्रा उष्ण कटिबंध से इसलिए प्राप्त करते हैं क्योंकि वर्ष में एक बार कर्क एवं मकर रेखा के बीच में क्या आ जाता है? सूर्य आ जाता है। इसलिए सबसे अधिक तापमान कहाँ पर होता है? उष्ण कटिबंध में होता है। जब भारत में 5:30 बजते हैं तो लंदन में दोपहर के 12 क्यों बजते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो भारत का जो समय है वो ग्रीनविच से 5.5 घंटे आगे है। आप लोग क्रिकेट में मैच वगैरह देखते होंगे तो उसमें GMT दिखता है ना, और उसके बाद अपने यहाँ का जो टाइम इंक्लूड रहता है 5.5 घंटे प्लस करके बताते हैं। यदि ग्रीनविच पे जैसे 7 बज रहे हैं तो भारत में 7, 5, 12, 12:30 बज रहे होते हैं। ठीक है, अब आइए देखते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। प्रमुख यामोत्तर का मान कितना होता है? आपके ऑप्शन है 90 डिग्री, 0 डिग्री, 60 डिग्री। तो हमने आपको बताया है प्रमुख यामोत्तर कितना होता है? 0 डिग्री। शीत कटिबंध किसके नज़दीक पाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शीत कटिबंध जो है किसके नज़दीक पाया जाता है? तो शीत कटिबंध जो है आप बता सकते हैं कि कर्क रेखा के नज़दीक पाया जाता है। देशांतरों की कुल संख्या कितनी है? बहुत आसान है, देशांतरों की कुल संख्या 360। उसके बाद है आपका गोरे क्या होता है? अभी हमने बताया 2 देशांतरों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? गोरे कहते हैं। तो ये आज का टॉपिक था आपका NCERT का दूसरा चैप्टर ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब इसमें आपको लगे जो सुधार की आवश्यकता है या कुछ इंप्रूवमेंट और अभी किया जा सकता है उसको आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।